नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 694 हुई। घायलों की संख्या बढ़कर 1670 पहुंची। सैन्य सरकार ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को किया ढेर। रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। भाजपा समेत एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों और प्रबंधन पर होगी गहन चर्चा। ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की जताई उम्मीद। ट्रंप ने पीएम मोदी को अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति दिया करार। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। म्यांमार में भूकंप के कारण अभी तक मरने वालों की संख्या 694 पहुंच गई है, जबकि 1670 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार के सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की जानकारी दी। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताओ में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों का निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में आए भूकंप से हुई मौत से जुड़े आंकड़ों में बदलाव किया गया है। पहले मृतकों की संख्या 10 बताई गई थी, जिसे अब कम करके 6 किया गया है। बैंकॉक के गवर्नर चार्ट सिट्टीपंट ने कहा कि गलती से गंभीर रूप से घायल लोगों को मृत मान लिया गया था। साथ ही उन्होंने मलबे में और लोगों के जीवित होने की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि भूकंप प्रभावित इलाकों में सुबह से ही तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान के बाद दुनिया के देशों से मदद करने का आग्रह किया है। म्यांमार में आए भूकंप में 694 लोगों की मौत हो गई है और ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। वरिष्ठ जनरल मिन आंग हायंग ने कल सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मार्ग खोल दिए हैं और भारत तथा दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक आसियान से मदद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही दुनिया के कई देश आगे बढ़कर म्यांमार की मदद कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहती सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुका है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की कर से राहत सामग्री में म्यांमार भेजे गए हैं। और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की ओर से भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। भारत इन सामग्री को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही म्यांमार में जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी है। 9595419602 जारी किया गया है। वहीं भारतीय दूतावास के अधिकारी भी म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं।
थाईलैंड में आए भूकंप में अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर 66618819 जारी किया है। थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। म्यांमार में आए भूकंप के झटके का असर चीन में भी देखने को मिला। चीन के यूनान प्रांत में बहुमंजिला इमारत के करीब धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिस कारण लोग भागते हुए नजर आए। स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप के कारण 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुए थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल व आसपास क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में माओवादियों के आईईडी की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बोटका गांव में इंद्रावती नदी के तोड़ो पोट घाट में बर्तन धोकर लौटते वक्त महिला आईईडी की चपेट में आ गई। हादसे में महिला के दोनों पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। बता दें कि वर्ष 2023-24 में भी माओवादियों के आईईडी ब्लास्ट में बोटका गांव के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। और बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का तोहफा देते हुए उनका उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के बापू सभागार वाले कार्यक्रम में बिहार के 5350 पैक्स मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, बुनकर सहयोग समितियों, 1000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, 300 ब्लॉक लेवल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों और 300 हैंडलूम वीवर समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस दौरान वे मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इस सत्र को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम आरएसएस मुख्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। आइए देखते हैं पीएम के दौरे से जुड़ी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आरएसएस मुख्यालय में अपने पहले दौरे के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन पीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय के भवन विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। पीएम दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे। 30 मार्च को भारत के सम्मान्य प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर
आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का भी दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। योगेश कुमार शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिवराज ने कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने जहां डीएपी की कीमत को 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 1315 रुपये प्रति बोरी कर दिया, वहीं मोदी सरकार ने डीएपी की कीमत को 1350 रुपये प्रति बोरी पर फिक्स रखा है। 507 रुपया 50 पैसे से 1315 रुपया 56 पैसा करने का पाप डीएपी का 50 किलो की एक बोरी का ये किया यूपीए की सरकार ने। और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने तय किया कि 1350 रुपया प्रति बोरी, इससे ज़्यादा किसान को नहीं देने देंगे। और इसके लिए भारी सब्सिडी लगातार फर्टिलाइजर पर दी जा रही है। इस साल भी लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने दी है। और खरीफ के सीजन में, केवल खरीफ के सीजन की बात कर रहा हूँ, ये सस्ती और सब्सिडी वाली खाद देने के लिए 37,216 करोड़ रुपया विशेष रूप से सब्सिडी दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मसूर और चने पर क्रमशः 11% और 10% आयात शुल्क लगाया गया है, जिससे इन खाद्यान्नों की कीमत में गिरावट न आए। सरकार ने फैसला किया कि आयातित मसूर पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी 11% वसूली जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाहर से अब अगर मसूर आएगा तो 11% इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद आ पाएगा, मतलब यहाँ सस्ता मसूर नहीं आएगा और इसका फ़ायदा किसानों को होगा। आयातित चना सस्ता ना आ पाए, इसलिए सरकार ने फैसला किया किसान को चने का दाम ठीक मिले, तो चने पर भी आयात शुल्क 10% लगा दिया गया है। 10% आयात शुल्क लगाने के कारण सस्ता चना नहीं आ पाएगा और इसका लाभ हमारे किसानों को ठीक दाम मिलने के लिए होगा। ऐसे एक नहीं अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2010 में सभी सार्क देशों के सहयोग से स्थापित इस विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचान बनाई है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल से बात की कि ये संस्थान किस तरीके से सार्क देशों के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। हमारे साथ हैं साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, नया काम क्या शुरू किया आपने? इस यूनिवर्सिटी में पहली बार ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए, बीटेक। तो पिछले साल पहली शुरुआत थी तो हमने सिर्फ 120 बच्चे ही कंप्यूटर साइंस में एडमिट किए थे। इस साल हम काफ़ी उसको बढ़ाएंगे और बीटेक के अलग अलग आयामों में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैथ एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस कंप्यूटिंग, इस तरह से। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने क्या इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? हमने पहले क्लाइमेट चेंज सेंटर शुरू किया जिसमें कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई, बहुत सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया। इस साल हमने एक तो पीएचडी स्टडीज शुरू की हैं,
क्लाइमेट चेंज में, और दूसरा एक फॉर्मल मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में, जो भारत में एटलीस्ट पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इस प्रोग्राम को करेगी। और इस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन भी इस तरह से कर रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इसका फ़ायदा उठा सके। आपने क्या किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी प्रयास किया या कर रहे हैं या हो गया है? UNEP हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद अस, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के हेड 4-5 बार हमसे मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने पूरे सहयोग की इंतज़ाम किया है। उनके रीजनल डायरेक्टर भी आई थी और वो भी डिस्कस कर गई हैं। कई ऐसे देश हैं साउथ एशिया में भी जिनको वीज़ा के इशूज़ हैं, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रुचि ले रहे हैं? आपने उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चों के एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा एक देश की राष्ट्रीय समाधान करना होता है, वो हो रहा है, लेकिन हमें ये मानना है कि वर्चुअल कैंपस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। सदस्य देशों का सहयोग मिल रहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में? मानसिक रूप से तो पूरा मिल रहा है। हमने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग करी थी जनवरी में और सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए। उन्होंने कैंपस देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत पॉजिटिव बातें हुई और सुझाव भी। और हमने भी ये कहा कि हमने एडमिशन नोटिफिकेशन सबको भेज दिया। हमने यहाँ तक कह दिया कि आपके कुछ बच्चे यदि साउ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी ले पाएंगे तो भी आपकी यदि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें उस बच्चे का रैंक है तो भी हम एडमिशन दे देंगे। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है जो देशों की राजनीति से अलग, जो छात्रों नौजवानों की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सके, उनके सपने को पूरा करने में मदद कर सके। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस से मैं अखिलेश सुमन। जम्मू कश्मीर में 27 मार्च से चल रहे ऑपरेशन सफियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियान के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इंडियन आर्मी की राइजिंग स्टार कोर ने एक्सपर्ट जानकारी साझा करते हुए कठुआ में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं इस दौरान जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के 4 जवान भी शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में SOG, सेना, BSF और CRPF की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति करार देते हुए भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार शुल्क वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी सामानों पर भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की ट्रंप की ओर से की जा रही लगातार आलोचनाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क वसूलने वाले देशों में से एक है। PM मोदी बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में वॉशिंगटन DC का दौरा किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की थी। मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के 1 महीने में भी कम समय में मोदी की ये यात्रा हुई थी। ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है और उन्होंने दोहराया था कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर नया शुल्क 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ फोन पर उनकी पहली बातचीत अत्यंत सार्थक रही। टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, संप्रभुता और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही घोषणा की गई कि दोनों नेता कनाडा के आगामी चुनाव के बाद मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये एक बेहद अच्छी बातचीत थी। हम कई मुद्दों पर सहमत हैं और कनाडा के आगामी चुनाव के तुरंत बाद राजनीति, व्यापार और अन्य सभी कारकों पर काम करने के लिए मुलाकात करेंगे।
उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। कार्नी ने प्रेस वार्ता के दौरान 2 अप्रैल से लागू होने वाले टैरिफ के मुद्दे पर कहा कि वे इससे पीछे नहीं हटेंगे और इसका पूरी ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि कनाडा और अमेरिका के बीच संबंध बदल गए हैं और हम नहीं बदले हैं। साथ ही उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि कनाडा को विश्व स्तरीय भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोप की ओर देखने की आवश्यकता है। मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के मेयरों ने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़े हुए टैरिफ को खत्म करने का आग्रह किया। तीनों देशों के मेयरों ने टैरिफ वॉर के दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव की चेतावनी दी। मेयरों ने कहा कि टैरिफ वॉर नौकरियां, व्यवसायों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा है और साथ ही सभी ने सीमा पार व्यापार में स्थिरता की वापसी का आह्वान किया। ओहियो के मेयर एंड्रियो गिंथर ने कहा कि शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के बीच मुक्त व्यापार द्वारा बनाई गई साझा समृद्धि पर प्रकाश डाला। वहीं कनाडा के म्युनिसिपल लीडर रेबेको बलीक ने कहा कि व्यापार ने लगभग 30 वर्षों तक उत्तरी अमेरिकी संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन चेतावनी दी कि टैरिफ विवाद उस एकता को कमजोर कर रहा है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिबनाम ने अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम से मुलाकात की और प्रवासन और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। नोएम कल मैक्सिको सिटी के फेलिप एंजल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां उनका स्वागत मैक्सिको के विदेश मंत्री जुआन रेमन ला फ्यूते ने किया। मैक्सिको की यात्रा के साथ नोएम का लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा समाप्त हो गया। इससे पहले नोएम ने अल सल्वाडोर में अमेरिका से निर्वासित 200 से अधिक प्रवासियों को रखने वाली सुरक्षा जेल का निरीक्षण किया था और कोलंबिया में अमेरिकी गृह रक्षा सचिव ने राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ बातचीत की थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी ग्रीनलैंड की सुरक्षा में कम निवेश कर रहा है, उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर डेनमार्क को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वेंस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लाने की बात कर रहे हैं। वेंस ने ये बयान उस समय दिया जब वे खनिज संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्रीनलैंड में पेटुफिक अंतरिक्ष बेस पर अमेरिकी सैनिकों से मिलने पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि डेनमार्क के लिए हमारा संदेश साफ है, आपने ग्रीनलैंड के लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया है, आपने ग्रीनलैंड के लोगों और इसकी सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त निवेश ही किया है। ये खूबसूरत भूमि और इसके अद्भुत लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। ये स्थिति अब बदलनी होगी। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने घोषणा की कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी खुद की XAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को $33 अरब के ऑल स्टॉक सौदे में बेच दिया है। मस्क ने 2022 में $44 अरब में ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स पर दिया था। XAI एक्स के लिए $45 अरब का भुगतान करेगा, जो मस्क द्वारा 2022 में इसके लिए भुगतान की गई रकम से थोड़ा अधिक है, लेकिन इस सौदे में $12 अरब का कर्ज भी शामिल है। मस्क ने कहा कि यह कदम XAI की एडवांस AI कैपेसिटी और एक्सपर्टीज को एक्स की विशाल पहुंच के साथ मिलाकर अपार क्षमता को अनलॉक करेगा। उन्होंने कहा कि XAI की स्थापना को 2 साल हो गए हैं और ये अभूतपूर्व गति और पैमाने पर मॉडल व डेटा सेंटर बनाते हुए दुनिया की अग्रणी AI प्रयोगशालाओं में से एक बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन में एक वैध सरकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुझाव दिया कि यूक्रेन को नए चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी प्रशासन के अधीन रखा जा सकता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।